स्टार्ट करें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया था हमने। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट ट्रेवल्स in a when light strike on a surface and reflect back on a same medium is called refraction of light. Sorry, reflection of light. Refraction of light क्या है? अब हम पढ़ेंगे refraction of light के बारे में। तो what is refraction of light? When light travels from one medium to another medium. यहाँ पर क्या था? रिफ्लेक्शन में क्या था? लाइट एक मीडियम से उसी मीडियम पर वापस आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी सरफेस से टकरा करके वापस से उसी मीडियम पर चली जा रही थी। बट अगर ऐसा ना हो जाए, सरफेस से टकराने के बाद लाइट मीडियम चेंज कर दे, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, तो वो लाइट वो फिनोमिना क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉन रिफ्लेक्शन। और अगर एक से दूसरे मीडियम में चली जाती है लाइट तो उसको क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब समझिए। मान लीजिए दो मीडियम है, यहाँ पर एयर है और ये ग्लास है। यहाँ पर ग्लास मीडियम है, पूरा मीडियम ग्लास से भरा हुआ है और ये एयर है। अगर लाइट आती है इस सरफेस पर टकराती है, यहाँ पर टकरा करके लाइट क्या हुई? यहाँ पर इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होने के बाद ग्लास में चली जाए, ऐसे वापस रिफ्लेक्ट ना हो करके आर पार चली जाए, दूसरे साइड चली जाए, तो उसको कहते हैं, इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या होता था? ये सरफेस होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा होता था, पेंट कर देते थे, रेड ऑक्साइड का पेंट होता था एक साइड, मिरर जिसे कहते हैं। यहाँ से आया और टकरा करके वापस चला जाए, इसी मीडियम में वापस चला जाए, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाए, दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाए, एंटर कर जाए, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्रैक्शन है। रियलिटी में होता क्या है? ये देखा गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वो हल्का सा बेंड हो जाती है, यानी जो उसका रास्ता था वो अपने रास्ते से भटक जाती है, डेविएट हो जाती है। इस डेविएशन के फिनोमिना को ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। When light travels from one medium to another medium, it bends towards its path. It bends, it deflects from its path. अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, अपना पाथ, अपना रास्ता बदल देती है। तो इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, इस घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब लाइट का बेंडिंग जो होना है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर होता है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर होता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जा रही है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जा रही है। अब ये डेंसर मीडियम क्या होता है और रेयर मीडियम क्या होता है, इसके बारे में बता चुका हूँ जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था आप लोगों को। पर समझ लो व्हाट इज डेंसर मीडियम और क्या होता है रेयर मीडियम। जब लाइट एक ऐसी मीडियम पर जाए जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज होते हैं, उसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। और उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स, मीडियम का मतलब होता है जहां पे लाइट ट्रेवल करती है, उसको मीडियम कहा जाता है। जहां पे लाइट चल सके, जहां पे लाइट मूव कर सके, ट्रेवल कर सके, उसको मीडियम कहा जाएगा। क्योंकि लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इसलिए लाइट को ट्रेवल कराने के लिए किसी मीडियम की जरूरत तो है नहीं, कोई भी मीडियम हो सकता है। बट अगर हमारे पास दो मीडियम हो जाए कि लाइट इसमें भी जा रही है, लाइट इसमें भी ट्रेवल कर रही है, इस मीडियम से चल करके इस मीडियम में एंटर कर गई, तो दोनों मीडियम की डेंसिटीज में, दोनों मीडियम की डेंसिटी में जो रेशियो होगा, जो कंपैरिजन करेंगे, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, या इसी को आप डेंसर मीडियम या रेयर मीडियम से डिनोट करते हो। जिस मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होती है उसकी वो डेंसर मीडियम कहा जाता है, और जो मीडियम जिस मीडियम की डेंसिटी कम होती है उसको रेयर मीडियम कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम दो मीडियम के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे एयर है और वाटर है, तो एयर और वाटर के में कंपैरिजन किया जाए तो एयर के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू वाटर के मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में थोड़ा दूर होते हैं, तो एयर कैसा मीडियम हो जाएगा? रेयर मीडियम हो जाएगा, और जो वाटर होगा वो डेंसर मीडियम हो जाएगा। बट अगर हम कंपैरिजन करते हैं वाटर में और कांच में, ग्लास में, तो कांच के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं एज कंपेयर टू
वाटर के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कांच के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास होंगे। तो इस कंडीशन पर डेंसर मीडियम कहलाएगा हमारा ग्लास और रेयर मीडियम कहलाएगा वाटर। यानी वाटर जो है वो रेयर मीडियम काम कर रहा है, उसको हम रेयर मीडियम कह रहे हैं अगर उसके साथ ग्लास आ जाता है तब, यानी कम मॉलिक्यूल वाले आ जाते हैं तब, स्पेस बहुत कम। अगर एयर के साथ कंपैरिजन करते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ कंपैरिजन करने पर हम कहते हैं एयर जो है वो रेयर मीडियम है और वाटर कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम ये फिक्स नहीं है कि हम किसी मीडियम को डेंसर कह देंगे, किसी मीडियम को रेयर कह देंगे। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम ये डिपेंड करता है कि उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है, उस मीडियम की डेंसिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है रेयर मीडियम का कहलाना और डेंसर मीडियम का कहलाना। अब आपको समझना ये है कि जब मॉलिक्यूल्स, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो किस तरह से कन्वर्जन होता है। ये मान लीजिए कांच की एक बनी हुई प्लेट है, ये मान लीजिए कांच का एक टुकड़ा है, बड़ा सा टुकड़ा है कांच का। अब लाइट मान लीजिए यहाँ से आती है, एयर से होते हुए लाइट आ रही है, ये लाइट रे है, ये लाइट रे आ रही है, इस कंडीशन पर यहाँ पे टकराई, ये लाइट रे यहाँ से टकराने के बाद दूसरे साइड से निकलेगी। तो जब ये टकरा करके अंदर से बाहर इस सरफेस से टकरा करके इस सरफेस से बाहर निकलेगी, तब तक वो लाइट कहाँ रहेगी, ग्लास के अंदर रहेगी ना, भले कम सेकंड के लिए रहेगी, बहुत कम टाइम के लिए रहेगी, लेकिन तब भी देखा जाए तो लाइट जो है वो इसके अंदर कुछ समय के लिए रहेगी। तो जब एयर से ये कांच के अंदर एंटर करेगी तो इसने मीडियम चेंज किया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर गई, और फिर जब ये बाहर आएगी, कांच से बाहर आएगी, इसने फिर से मीडियम चेंज किया, कहां से, ग्लास से एयर में जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एयर से ग्लास में जा रही है, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर। और जब कांच से बाहर आए तो उस सरफेस पर जब डाइवर्जन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, तो उस कंडीशन पर रिफ्रैक्शन को कहा जाएगा फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट मींस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यानी लाइट ट्रेवल कर सकती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर। अब अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाती है तो क्या होगा, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाती है तब क्या होगा। तो देखिए, अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाती है, हम जानते हैं कि ये इंसिडेंट रे है, अगर तो इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पर टकराती है वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से पास करने वाली लाइन को नॉर्मल रे कहा जाता है, इसको नॉर्मल रे कहा जाता है। तो देखा ये गया कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, बट ये सीधे ऐसे ना जाकर के ये क्या होती है, बेंड हो जाती है और ये इस डायरेक्शन में चली गई। देखो इसने अपने रास्ता चेंज कर दिया, सीधे जा रही थी बट इसने किसकी तरफ बेंड हो गई, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो क्या कहा जाएगा, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ। और अगर यही कंडीशन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर हो जाए तब क्या होगा, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जब लाइट आती है इंसिडेंट की इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इस पर हमने क्या ड्रॉ किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। इसको नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं हुआ, इस बार नॉर्मल से दूर भाग गया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या, पहली का लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और इसकी डेफिनेशन लिखिए। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, it deviates 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 from its path, path, it deviates from its path the deviation of, फुल स्टॉप के बाद लिखना, the deviation of
the deviation of light from its path, the deviation of light from its path is called refraction of light, is called refraction of light. ठीक है, इसके बाद ये डायग्राम बना करके लिख सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट फ्रॉम ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ होता है, इसे टुवर्ड्स नॉर्मल, और ये होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। towards the normal and away from normal। बाकी डेफिनेशन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये एक चीज तो जानते ही होंगे, इतना रफ कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना। ये वीडियो YouTube पर मिल जाएगी आपको, दोबारा इसको देख सकते हो, मेरे चैनल पर मिल जाएगी आपको। एक चीज तो आपको पता ही होगा, अगर ये लाइट, ये सरफेस है जो एक रेयर मीडियम को और एक डेंसर मीडियम को एक दूसरे से डिवाइड कर रहा है, और ये लाइट इस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है, ये नॉर्मल लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। अब इसको क्या कहते हैं, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को क्या कहा जाता है, इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस रे को कहा जाता है नॉर्मल रे। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle of incidence, the angle between refracted ray and normal ray is called angle of refraction। कहां पर था angle of reflection, यहां पर है angle of refraction। कहां पर था angle of reflection, यहां पर होगा angle of refraction, क्योंकि वहां पर reflection of light था और यहां पर refraction of light है। ये लिखा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने के बाद, उसकी डेफिनेशन जानने के बाद, रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या थी, इंसिडेंट रे क्या थी, ये सारी चीजें जानने के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसी तरीके से अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होगा। बस अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो रिफ्लेक्शन में अगर याद होगा आपको तो दो लॉ थे, यहाँ पर भी दो लॉ होंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हम रिमाइंड करेंगे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, उसके बाद फिर आगे चलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लें कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, उसको याद कर लें, पहले से रिमाइंड कर लें। तो उसमें दो लॉ बताए गए थे। पहला लॉ ये था कि द इंसिडेंट रे, the normal ray and reflected ray are lie on a same plane। ये तीनों जो है वो सेम प्लेन पर लाई करती हैं, चाहे वो इंसिडेंट रे हो, नॉर्मल रे हो या फिर रिफ्लेक्टेड रे हो। तो रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। पहला रूल ये था, पहला लॉ ये था। दूसरा लॉ था the angle of incidence is always equal to angle of refraction। it means angle I is equals to angle R। ये हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो लॉज थे। पहला लॉ ये था कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन अ सेम प्लेन। दूसरा लॉ हमने पढ़ा
the angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिफ्रैक्शन का है, इसलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. तो बेटा फर्स्ट जो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, वही लॉ है रिफ्रैक्शन का भी, यानी रिफ्रैक्शन का पहला लॉ और रिफ्लेक्शन का पहला लॉ सेम है. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर रिफ्लेक्टेड था, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड है, आर लाई ऑन अ सेम प्लेन. ये चीज फिक्स है, यानी ये दोनों लॉ जो है आपको एक ही लॉ याद करिए, दोनों में काम आएगा. तो पहला लॉ इसका है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे all are lie in a on a same plane. एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ये हम लोगों ने फर्स्ट स्टेटमेंट देख लिया. ये दोनों में सेम था, कॉमन है ये फर्स्ट रूल. उसमें सेकंड रूल ये था कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इट मींस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल तो नहीं होते. आप साफ साफ देख रहे होंगे कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाती है और नॉर्मल से बेंड हो जाती है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट होगा. ये एंगल ज्यादा होगा, एंगल आई और एंगल आर. एंगल आई और एंगल आर कभी बराबर नहीं हो सकते इस कंडीशन पर, क्योंकि ये बेंडिंग हो जाती है, लाइट का बेंडिंग हो जाना. अगर लाइट उसी रास्ते पर चली गई होती बिना बेंड हुए, तब तो लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाता. बट ऐसा नहीं होता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम नहीं हो सकता. तो क्या होगा, अगर सेम नहीं होगा तब क्या होगा? तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा. इसकी प्रूविंग आपको 10th क्लास में मिलती है. 10th क्लास में आपको सिर्फ याद करना है, इसकी प्रूविंग आपको नहीं बताई जाएगी. 12th क्लास में इसकी प्रूविंग बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, लेकिन अभी आपको बताना, ये नहीं जानना है कि कैसे प्रूविंग होगी. इसकी प्रूविंग 12th क्लास में आप पढ़ोगे इन फ्यूचर. अगर फिजिक्स लोगे तो, आर्ट साइड लोगे तो नहीं मिलेगी. तो भाई फर्स्ट लॉ के बाद सेकंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. सिंपल सा है स्टेटमेंट, अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant. It means sin I divided by sin R is equals to constant. ये है सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है sin I अपॉन sin R is equals to constant. यानी sin I का मतलब sin of angle of incidence, साइन आर का मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इन दोनों का रेशियो यानी डिवाइड क्या होगा? कांस्टेंट होगा. इक्वल्स टू कांस्टेंट. ठीक है ना. ये साइन, ये है रूल हमारा. ये दो लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पॉइंट्स. पहला है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन. और दूसरा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. अब ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अभी कुछ देर में हम समझेंगे कि कांस्टेंट की वैल्यू होती कितनी है. ठीक है, मे भी समझ में आ गया होगा. अगला टॉपिक चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानना कि ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए ये लेयर है मीडियम
और ये है मीडियम डेंसर। तो अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएगी तो क्या होगा? अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। ये सबको पता हो चुका है कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ये सभी को जानकारी मिल चुकी है, सभी जान चुके हैं। अब बात ये आती है कि रिफ्रैक्टिव क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा रेशियो है। क्या है? रेशियो। जैसे अभी साइन आई और साइन आर हमने पढ़ा रेशियो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेशियो है। अब किसका रेशियो है? बात ये आती है किसका रेशियो है। तो रेशियो है कंपैरिजन करना है हमें। किसका कंपैरिजन करना है? तो किसी मीडियम का कंपैरिजन करना है। एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करना। किस बारे में कंपैरिजन करना? सर किस बारे में कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में क्या बोल रहा था? वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में क्या करना था? कंपैरिजन करना। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का कंपैरिजन करना होता है दो मीडियम में। अगर एक मीडियम में लाइट चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी, दूसरे मीडियम में लाइट चल रही है तो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग होगी। लाइट जो है वो मीडियम पर डिपेंड तो नहीं करती, डिपेंड करती है। अगर वैक्यूम में है तो लाइट वैक्यूम में चल सकती है, बट मीडियम पर डिपेंड करेगी। मीडियम पर उसकी वेलोसिटी डिपेंड करती है। मीडियम पर क्या डिपेंड करेगी? उसकी वेलोसिटी। यानी लाइट की वेलोसिटी मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट की वेलोसिटी चेंज होती है। अब ज्यादा होगी कि कम होगी ये डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो बेंडिंग होने का कारण ही यही है, लाइट का बेंड हो जाना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर लाइट बेंड हो जाती है। इसका रीजन ही यही है कि लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अगर लाइट की वेलोसिटी ना चेंज हो तो लाइट की बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। लाइट का बेंड हो जाना, चाहे वो नॉर्मल से दूर जाना हो, चाहे वो नॉर्मल के पास आना हो, दोनों कंडीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? लाइट की वेलोसिटी का चेंज होना। लाइट में की वेलोसिटी में चेंज होता है, इस वजह से वो बेंड हो जाती है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से लाइट की बेंडिंग होती क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ लाइट बिटवीन टू वेलोसिटी। दो वेलोसिटी में लाइट की वेलोसिटीज का कंपैरिजन, दो मीडियम्स में लाइट की वेलोसिटी का कंपैरिजन करना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप लोगों ने शायद बुक्स में पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो किसी भी मीडियम में जो लाइट की वेलोसिटी होगी, किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का कंपैरिजन करना किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में से किसी भी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का कंपैरिजन करना क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। जैसे अगर कोई मीडियम है, जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में अगर स्पीड ऑफ लाइट है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसका कितना पार्ट होगा? ये किसका कितना भाग होगा, कितना पार्ट होगा किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी इन वैक्यूम? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में कितनी होगी? अगर ग्लास में स्पीड बताएं तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर हम वैक्यूम के कंपैरिजन में बात करें कितना ज्यादा है या कितना कम है, तो V/c, यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है और v की वैल्यू कितनी है? सॉरी, c/v होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है इन वैक्यूम? 3.3 × 10⁸, और ग्लास में कितनी है? तो 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल 1.5। इट मींस 1.5 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? 1.5 हो गया। इसी को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। और यहाँ पर एक मीडियम की जगह पर दूसरा मीडियम, दो मीडियम हो जाए, वैक्यूम की जगह पर दो मीडियम हो जाए। मान लीजिए ग्लास है और दूसरा वाटर है,
तब क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर लाइट वाटर से ग्लास में जा रही होगी तो आप कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर लाइट ग्लास से वाटर में जा रही होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी जिससे लाइट जाएगी वो रिस्पेक्ट में रहेगा, जिस मीडियम से लाइट ट्रेवल करेगी और जिस मीडियम में एंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड करते हो। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू C अपॉन V। ये हो गया फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। बट अगर एक मीडियम की रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो N इज इक्वल टू हो जाएगा N2 अपॉन N1। इट मींस जब लाइट एक मीडियम ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, N1 के रिस्पेक्ट में सॉरी N2 के रिस्पेक्ट में N1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी लाइट जब N1 से N2 में जाएगी तब। ठीक है, तो समझ में आया आज की क्लास में? ना समझ में आया हो किसी को तो कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। गुड। तो बेटा कल आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, और भी कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को पढ़ेंगे। और जो साइन आई और साइन आर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसके आगे फिर लेंसेज के बारे में कल हम शुरू कर देंगे, लेंसेज के बारे में। क्लियर है? समझ में आया सभी को? यस सर। टाइम आज कम बचा है इसलिए नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नए टॉपिक में टाइम लग जाएगा, तो नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, टाइम कम है। ठीक है, मुश्किल से 4 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे, कल तो फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जितना समझ में आ गया सभी को, जो मैं यहाँ पढ़ाता जा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखते जाओ, उसी से नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, जो भी सारी चीजें बोली जा रही हैं, जो भी सारी चीजें हैं यहाँ पर, जो डेफिनेशंस बोल रहे हैं उस डेफिनेशंस को भी लिखते चले जाओ। ना डेफिनेशन लिख पाओ प्रेजेंट टाइम में, लाइव क्लास में ना लिख पाओ तो यूट्यूब पर जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएगा आपको, चैनल तो आपको पता ही होगा। चलिए ठीक है, रख रहे हैं हम। चलिए बाय, जाइए सभी लोग, ऐश करिए।